Hello children, welcome to our YouTube channel Sendra Advanced Education. I am Umesh Sendra and I am going to teach you a chapter. The name of the chapter is Verbs. वर्ब क्या होती है? ये जो लेसन है क्लास 6 के स्टैंडर्ड में दिया गया है और क्लास 6 स्टैंडर्ड में लेसन नंबर 8 है. नेम ऑफ द लेसन इज वर्ब. वर्ब क्या है? पहली बात तो हमें ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी शब्द को, किसी भी लेसन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो नाम दिया गया होता है लेसन का, उस नेम के पीछे ही तमाम लेसन होता है. तो वर्ब क्या है? व्हाट इज़ वर्ब? ए वर्ब शोज एन एक्शन. वर्ब एक एक्शन शो करती है, यानी जो हम काम करते हैं उसको शो करती है. पोजेशंस को शो करती है, रिलेशन को शो करती है, बिलोंगिंग्स को शो करती है और स्टेट ऑफ बीइंग या उस स्टेट को शो करती है जिसमें हम उस समय होते हैं. यानी इस वर्ब से हमें 5 चीज़ें पता चलती है: एक्शन, पोजेशन, रिलेशन, बिलोंगिंग्स और स्टेट ऑफ बीइंग. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, तोहिन प्लेड क्रिकेट. तोहिन क्रिकेट खेलता है. ये एक एक्शन दिया गया है, यानी काम. क्या काम करता है तोहिन? द गार्ड वेव्ड आ गिवन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग. जो गार्ड है उसने हिलाया ग्रीन फ्लैग. ये भी एक्शन है, एक काम हो रहा है. आई हैव ए ब्यूटीफुल ड्रेस. मेरे पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस है. इसमें पोजेशन दिखाया गया है कि मेरे पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस है, मैं एक ब्यूटीफुल ड्रेस रखती हूँ, मेरे पास है. इंडिया हैज़ वंडरफुल प्लेसेस फॉर सीइंग. इसमें भी पोजेशन दिखाया गया है कि इंडिया के पास बहुत सारी जगह हैं जो देखने लायक हैं. नेक्स्ट इज द नेम आई एम नॉट रीडिंग, कोई बात नहीं. सुहाना इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल. सुहाना जो है वो एक इंटेलिजेंट गर्ल है. ये स्टेट ऑफ बीइंग, सुहाना की जो स्टेट है वो दर्शा रही है. पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है. पंडित जवाहरलाल नेहरू वो एक फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के. लेट अस स्टडी सम मोर इम्पोर्टेंट काइंड्स ऑफ वर्ब. इसके अलावा हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट वर्ब हम पढ़ते हैं. सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? The verb that requires an object to complete its meaning is called transitive verb. Transitive verb वो वर्ब होती है जिसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. अगर ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए तो उस वर्ब का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता. द पेशेंट नीड्स मेडिसिन. पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत है. तो अगर मेडिसिन को हटा दिया जाए ऑब्जेक्ट को, तो कहीं ना कहीं इस वर्ब का जो मीन है वो कंप्लीट नहीं होता. द पेशेंट नीड, अगर इतना ही छोड़ दें तो ये कंप्लीट सेंस, पूरे सेंटेंस नहीं होता है, कंप्लीट सेंस नहीं निकालता. हेयर मेडिसिन इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नीड्स एंड इट इज़ नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ये बिल्कुल ज़रूरी भी है. अगर मेडिसिन को हटा देंगे तो इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता. समटाइम्स अ ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स 2 ऑब्जेक्ट. कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब में 2 ऑब्जेक्ट भी होते हैं. ही शोड मी द फोटोज. उसने मुझे फ़ोटोज़ शो किए. मिसिज अबीदा टॉट अस इंग्लिश. मिसिज अबीदा ने हमें इंग्लिश पढ़ाई. यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट मी है, यहाँ पर सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है? द फोटोज़ है. इस सेंटेंस में फर्स्ट ऑब्जेक्ट अस है और सेकंड ऑब्जेक्ट इंग्लिश है. इसी तरीके दो सेंटेंस और दिए गए हैं. आई गिफ्टेड रमन अ मोबाइल. निधि गेव मी अ पेन. द फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन रिसीविंग समथिंग. द सेकेंड ऑब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर द थिंग्स दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द एक्शन. बिल्कुल ठीक है. द ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. पहला जो ऑब्जेक्ट है इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. बच्चों इन
इनको जान समझ लो, यानी लिविंग बींग समझ लो। जितने भी लिविंग बींग्स ऑब्जेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो एक बार रिपीट मैं दोबारा करता हूँ, जिन ऑब्जेक्ट्स में जान होती है यानी लिविंग हैं उनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जिनमें जान नहीं होती यानी नॉन लिविंग होते हैं उन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अभी हमने पढ़ा ट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी उनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है ट्रांजिटिव वर्ब में सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। वहीं दूसरे होते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है वर्ब के बाद में, यानी वो बिना ऑब्जेक्ट के ही अपने कंप्लीट सेंस देते हैं। A verb that does not require an object to complete its meaning is called an intransitive verb. Yes, example, the child smiled, बच्चा मुस्कुराया। The verb smile does not need any object, an object to complete the meaning. बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। Remember, the most verb can be both ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव डिपेंडिंग ऑन देयर यूज़ इन द सेंटेंस। बहुत सारी वर्ब, अधिकतर वर्ब ये ऐसी होती है कि जो इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दोनों की तरह होती है। ये उनके यूज़ पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किया गया है। ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, द डोर ओपनड, दरवाज़ा खुला। क्लियर? द बॉय फ्लाइज अ काइट, आई फ्लाई टू अमेरिका एवरी मंथ, राइट। यहाँ पर आई फ्लाई, इसमें यानी वर्ब के यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की वर्ब के रूप में यूज़ किया जा रहा है। वर्ब्स लाइक बी, वर्ब जैसे कि बी, एम, इज, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, appear, seems, appears, appear, seem and look are likely, liking verb, are linking verb, ये linking verb होती है। and the verbs of incomplete predication, और ये verbs जो है incomplete predication होती है। they need कॉम्प्लीमेंट टू कंप्लीट देयर मीनिंग्स, इनके लिए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है इनके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। एग्जाम्पल, द टीचर इज़ इंटेलिजेंट, द वर्ड इंटेलिजेंट इज नीडेड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस हियर। हाँ, ये जो वर्ब है इनको कंप्लीट करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है, और ये द टीचर इज़ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट जो वर्ब है वो इसके साथ लगाया गया है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, और इसकी ज़रूरत सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए होती है, इसके बिना ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। अब बात करता हूँ मैं ऑक्सिलरीज की, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। दे हेल्प टू फॉर्म द टेंस ऑफ द मेन वर्ब्स, ये हेल्प करती है मेन वर्ब के जो टेंस है उसको कंप्लीट करने के लिए। एम, इज, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, हैव, हैज, हैड, विल, वुड, कैन, कुड, डू, डज, मे, माइट एंड मस्ट आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। एग्जाम्पल, आई शैल सर्टेनली विजिट यू, शी कैन गो नाउ, दे आर सिंगिंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग, you may come in, Raman has gone to Mumbai, he does not like tea. The italicized words in the above sentences are auxiliary verbs, जो italicized verb है इन sentences में सभी auxiliary verbs हैं। They help the main verb visit, go, singing, come, gone and like to form their tense, ये इनके tense बनाने में जो है हेल्प करती हैं जितनी मेन वर्ब होती हैं। अब बात करता हूँ मैं मॉडल्स की। मॉडल आर हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। यूज टू एक्सप्रेस द मूड एंड एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, जो कि स्पीकर के मूड और एटीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग होती हैं।
दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज, ये मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। दे आर यूज टू गिव एडवाइस, ये सलाह देने के लिए प्रयोग होती हैं। टू सीक और गिव परमिशन, परमिशन लेने और देने के लिए यूज होती हैं। टू मेक सजेशन, सजेशंस करने के लिए होती हैं। एंड पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इनका यूज होता है। एज वेल एज टू शो नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन एट्सेट्रा। द मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल्स आर, जिनमें कुछ बहुत ज़्यादा कॉमन मॉडल्स है जो हम यूज़ करते हैं वो हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू, नीड, डेयर। ये कॉमन ऐसे मॉडल्स हैं जो अधिकतर हम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं सीकिंग एंड गिविंग परमिशन, परमिशन देना और लेना। मे, कैन एंड कुड, इनका यूज़ इसमें होता है यदि किसी को परमिशन दे या परमिशन किसी से ले, है ना, तो वहाँ पर हम मे, कैन, कुड इनका यूज़ करते हैं। रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स। पावनी, मैम आई एम फीलिंग awfully hungry, कैन आई ईट सम स्लाइसिस ऑफ टोस्ट। मदर, ममा, ममा बोला, ममा आई एम फीलिंग awfully hungry, मैं बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कैन आई ईट सम स्लाइसिस ऑफ टोस्ट। मदर कह रही हैं वाई नॉट, यू कैन ईट ऑल ऑफ इट इफ़ यू लाइक, है जो तुम चाहो जितना चाहो खा सकते हो डेफिनेटली। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैन का यूज़ हुआ और मॉम ने भी कैन का यूज़ किया, यानी परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए कैन का यूज़ किया गया है। करुणा, टू हर नेबर, कुड आई यूज़ योर मोबाइल प्लीज़, क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकती हूँ। रेनू, यस हियर यू आर, हाँ हाँ ये लीजिए। तरुषी, टू हर टीचर, अपनी टीचर को बोल रही है, मे आई गो टू द मेडिकल रूम मैडम, आई एम फीलिंग फीवरिश, मुझे बुखार सा महसूस हो रहा है, क्या मैं मेडिकल रूम में जा सकती हूँ मैम। टीचर, यस प्लीज़ डू, हाँ हाँ क्यों नहीं भला। यहाँ पर इस सेंटेंस में मे का यूज़ हुआ है और यहाँ पर कुड का यूज़ हुआ है। तो हमने सलाह लेने और देने के लिए इसका मे, माइट, मे, कैन, कुड इनका यूज़ करते हैं। आस्किंग फॉर थिंग, किसी वस्तु के बारे में पूछने के लिए कैन, कुड, मे और विल का यूज़ करते हैं। टू आस्क फॉर थिंग वी यूज़ कैन और कुड इन इनफॉर्मल सिचुएशन। कैन आई हैव दैट बुक प्लीज़, कुड यू पास ऑन द salt please. May is also possible, but we use it in only formal situation. However, we can use will or for it. हम यहाँ पर may का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मल सिचुएशन में ही इसका यूज़ होता है। इसकी जगह हम will का यूज़ भी कर सकते हैं। May I take my notebook, sir? Will you lend me a pen, friend? यानी किसी भी चीज़ को लेने के लिए हम मे का यूज़ कर सकते हैं, साथ में विल का यूज़ भी कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी, संभावनाएं, एबिलिटी, एबिलिटी के लिए कैन, कुड, बी एबल टू इनका यूज़ हम कर सकते हैं। वी यूज़ कैन टू से दैट समथिंग इज़ पॉसिबल और somebody हैज़ द एबिलिटी टू डू समथिंग। कैन का यूज़ हम करते हैं जब दर्शाने के लिए ये जो काम है ये पॉसिबल है, या कोई व्यक्ति किसी काम के लिए करने के लिए वो उस लायक है, एबल है। ही कैन ईजली सॉल्व दिस सम, वो बड़े आराम से इस सम को सॉल्व कर सकता है। अ कंप्यूटर कैन डू दिस कैलकुलेशन इन नो टाइम। द नेगेटिव फॉर्म ऑफ कैन इज कैन नॉट और कांट। Sorry, I'm sorry, I can't spend so much money on this. Be able to is also used to say that someone or something can do something. Yes, he is able to solve this sum easily.
A computer is able to do these calculation in no time. We use could, हम could का भी यूज़ करते हैं to speak of a person's ability in the past. अगर past में किसी व्यक्ति की एबिलिटी के बारे में हम बताएं तो could का यूज़ करेंगे. He could walk a long distance when he was young. past में है. Could can be replaced with was able to, were able to in this sentence. इस सेंटेंस में हम could की जगह was able to या were able to का भी यूज़ कर सकते हैं. He was able to walk a long distance when he was young. Definitely. संभावना के लिए हम may और might could का यूज़ भी कर सकते हैं. He may be in this office. हो सकता है वो he may be in his office. हो सकता है वो अपने ऑफिस में, यानी संभावना. A fair possibility. He might be playing outside. हो सकता है वो बाहर खेल रहा हो. A very weak possibility. यानी जब बहुत ज़्यादा संभावना की बात है, अगर हम दर्शाएं कि हाँ वो ऑफिस में होगा, ज़्यादा संभावना है ऑफिस में होने की, तो मे का यूज़ करते हैं. वहीं अगर कम संभावना है तो माइट का यूज़ करते हैं. He could be in his office. A weak possibility. बहुत ज़्यादा कम संभावना हो किसी काम की तो could का यूज़ करते हैं. He could be in his office. तो तीनों ही संभावना के लिए यूज़ होते हैं. मे ज़्यादा संभावना है, माइट थोड़ी कम संभावना है, could बहुत कम संभावनाएं हैं. नेसेसिटी, कंपल्सन, मस्ट, इट इज़ वेरी अर्जेंट. यानी मस्ट का यूज़ हम करते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कंपल्सन हो, अर्जेंट हो. हैव टू का एक्सटर्नल कंपल्सन के लिए हैव टू का यूज़ होता है. यू मस्ट पुट इन रियल हार्ड वर्क इफ़ यू वांट टू ऑब्टेन हाई मार्क्स. नेसेसिटी. You have to show your ticket at the gate to enter the planetarium. आपको दिखाना पड़ेगा, यानी आप ये क्या बाहरी जो कंपल्सन है वो इसमें शो हो रहा है. सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन के लिए शुड या ought to का यूज़ करेंगे. You are not well. You should see a doctor. Advice. You ought to obey your parents. Moral duty. ought to moral duty के लिए, and advice के लिए should का यूज़. promise के लिए will और shall का. We will attend your birthday party. promise कर रहा है. You shall get all the facilities here. assure किया जा रहा है. request के लिए can, could, will, would का यूज़ करेंगे. Can you drop me near the school? Will you do me a favor please? क्या तुम मेरा काम करोगे? Will you do me a favor please? Could you open the door please? Would you speak a bit louder? क्या तुम थोड़ा सा जोर से बोलोगे? Wish बहुत ज़्यादा बड़ी इच्छा के लिए, प्रेयर के लिए may का यूज़ करते हैं. May you live long, ये विश की जा रही है, ईश्वर तुम्हारी लंबी आयु करे. May God bless him, प्रेयर की जा रही है, भगवान आपको आशीर्वाद दे. एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी. नीड, नीडंट हैव, डिडंट नीड टू. अगर ज़रूरत नहीं है उस समय नीडंट हैव या डिड नॉट, डिडंट नीड टू का यूज़ करते हैं. आई नीडंट हैव ब्रॉट एन अम्ब्रेला. मुझे अम्ब्रेला लाने की कोई ज़रूरत नहीं, रखने की कोई ज़रूरत नहीं. I didn't need to bring an umbrella. Okay. Another. चलते हैं अब आगे. बात करते हैं verbs की. verbs की. weak and strong verbs. weak and strong verbs क्या होती हैं? अभी weak verb क्या होती हैं, strong verb क्या होती हैं? मेन वर्ब आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस. मेन वर्ब्स को 2 क्लासेस में डिवाइड हम करते हैं, वीक वर्ब्स एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. वीक वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल
forms by adding ed, d, t or to their root forms. वीक वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो अपने पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल को केवल ईडी, डी या टी लगा करके ही कंप्लीट कर लेती हैं। जैसे लाफ, लाफ्ड, ईडी लग गया है इसके बाद में, लाफ्ड। लर्न, लर्नड, लर्नड। रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड। Some verbs form their past and past participle by changing the inside vowels of their root verb forms. कुछ जो है verbs ऐसी होती हैं जो अपने अंदर के वोवेल को चेंज करके ही और पास्ट पार्टिसिपल बना लेती हैं, उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। बच्चों बस इसी बात का ध्यान रखना है, अगर वर्ब को सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी, टी या डी लगा करके बनाया जा रहा है तो वीक वर्ब होती हैं, और अगर वर्ब के अंदर का कोई वोवेल चेंज करके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाया जा रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होती हैं। जैसे कम, केम, कम स्ट्रॉन्ग वर्ब है। नो, नीव, नॉन। स्पीक, स्पॉक, स्पॉकन। टेल, टॉल, टॉल। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं। सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आर गिवन। ये चार्ट दिया गया है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का, इसे आप लर्न करेंगे अपनी बुक में से। इधर सम इम्पॉर्टेंट वीक वर्ब्स, ये कुछ वीक वर्ब्स दी गई हैं। ये कुछ वीक वर्ब्स दी गई हैं एंड कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में वही स्पेलिंग होती है, कोई अलग से नहीं होता है। जैसे बैट, सेकंड और थर्ड फॉर्म भी वही होती हैं, बैट, बैट। कास्ट, कास्ट, कास्ट। कट, कट, कट। ये तमाम ऐसी वर्ब्स हैं जो सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों की जो स्पेलिंग है वो सेम होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो हमने पढ़ा वीक वर्ब्स कौन सी होती हैं और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कौन सी होती हैं। ओके, तो वीक वर्ब वो होती हैं जिसमें बाद में ईडी, डी या टी लगता है। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वो होती हैं जिनके बाद में जिनके अंदर जो वोवेल है वो चेंज होकर के वो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स बन जाती हैं। ओके बच्चों, थैंक्स ए लॉट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। चैप्टर को पढ़ने के लिए कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो के आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी बात इस बार इसको चैप्टर को पढ़ें, बार बार पढ़ें, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू अगेन with a next video.